डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10 ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। और जो लेक्चर नंबर 10 है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस, और दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आपने नीट का पेपर देखा होगा, नीट 2020, वहां पे क्वेश्चन आया था फ्रॉम द सरफेस केमिस्ट्री, बट वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। विच आर द फॉलोइंग इज द कैटायनिक माइसिल। मैंने कैटायनिक माइसिल में दो एग्जांपल्स लिखी थी। जो फर्स्ट वाला है सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, दैट वाज डायरेक्टली आस्क्ड इन नीट 2020। फिर जो सॉलिड स्टेट है वहां पे भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी हमने पढ़ा है इन द सॉलिड स्टेट। काइनेटिक से एक क्वेश्चन आया था, दैट वाज ऑलरेडी, वो भी हमने पढ़ा था इन द काइनेटिक्स। अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अनदर टॉपिक वाज क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, जहां पर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं जीटा पोटेंशियल, वहां से एक क्वेश्चन पूछा था। ऑल पेपर, होल पेपर जो था दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उससे बाहर कुछ नहीं था। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, फर्स्ट वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगा व्हाट आर एक्चुअली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम सॉल्यूशन में पढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड इज इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। दैट मीन्स दे डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आप कंपेयर करेंगे सॉल्यूशन को, ट्रू सॉल्यूशन को करेंगे कंपेयर विद द कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्रीगेट करते हैं एक दूसरे के साथ एंड दे फॉर्म द पार्टिकल इन द कोलोइडल रेंज। दैट मीन्स सपोज अगर हमारे पास 1000 पार्टिकल्स है, सपोज हमारे पास 1000 पार्टिकल्स है, 1000 में से 100 विल कंबाइन, सपोज 100 पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म वन पार्टिकल ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। दैट मीन्स जो इसमें से नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ओवरऑल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता है, बट इन कोलोइडल सॉल्यूशन देयर इज एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स। बहुत से पार्टिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक ही पार्टिकल बनाते हैं। दैट मीन्स अगर हम कंपेयर करेंगे ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन को एट सेम कंसंट्रेशन, कोलोइडल सॉल्यूशन विल हैव लेस पार्टिकल्स एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। अब जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है दैट डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। थस जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा for true solution, that will be more as compared to for the colloidal solution at the same concentration. This is the first point, colligative properties. जो कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स being the aggregates of नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बहुत से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करके, कंबाइन करके एक कोलाइडल पार्टिकल बनाते हैं। एज ए रिजल्ट, इससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, एज ए रिजल्ट इससे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन colloidal solution, number of particles in colloidal solution will be less जब आप इसको कंपेयर करेंगे ट्रू सॉल्यूशन के साथ, will be less than true solution, और as compared to will be less as compared to, जब आप इसको कंपेयर करेंगे as compared to true solution, as compared to true solution। Colloidal particles, colloids being the aggregates of number of particles, as a result number of particles in the colloidal solution will be less as compared to the particles in the true solution, as compared to the particles in the true solution। as a result इससे क्या होगा, as a result the value of colligative property, thus value of colligative property colligative property or colligative properties, value of
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक जिसमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिफ्रेक्शन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दीज आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू देखेंगे एक कोलोइडल सॉल्यूशन को, इट विल बी लेस एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर द ट्रू सॉल्यूशन। व्हाट विल बी द रीजन? बिकॉज यहाँ पे एग्रीगेट्स बनते हैं, एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेस होंगे कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन। दस द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर colloidal solution is less, for colloidal solution is less as compared to true solution, at same concentration. This is the first property, colligative property. जो colloids होते हैं, colloids being the aggregates of large number of particles, as a result जो number of particles होंगे in the colloidal solution, they will be less as compared to number of particles in the true solution. जो हमारे पास colligative properties है, that depend only upon the number of particles. As a result जो value of colligative property होगा for colloidal solution, it will be less as compared to the value of colligative property for the true solution at the same concentration. This is the first property, that is the colligative property. अब हम second पढ़ेंगे. second, this is first property. Second जो property है, that is Tyndall effect. फॉर एग्जाम्पल दिस द कोलोइडल सॉल्यूशन. जब हम लाइट पास करते हैं थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन, जो यहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स, यहाँ पे जो एक कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, दे स्कैटर दिस लाइट, दे स्कैटर दिस लाइट. बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय दिस कोलोइडल पार्टिकल्स, ये जो बीम ऑफ लाइट है, इट इज इल्यूमिनेटेड, और द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज इल्यूमिनेटेड बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स. सपोज ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे, जब आप लाइट पास करेंगे थ्रू दिस कोलोइडल सॉल्यूशन, यहां पे जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे, दे आर स्कैटरिंग द लाइट. एज द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स, जो ये पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट है, इट इज इल्यूमिनेटेड. दिस इल्यूमिनेशन ऑफ path of beam of light due to the scattering of light by the colloidal particles, it is termed as Tyndall effect. It is termed as Tyndall effect. So जो Tyndall effect की definition है, the illumination of क्या illuminate होगा? path of the illumination of path of beam of light, the illumination of path of beam of light due to the, what is the reason? ये क्यों eliminate होगा? due to the scattering of light, due to the, इससे scatter होगा due to the scattering of light by the colloidal particles, due to the scattering of light by the colloidal particles, scattering of light by the colloidal particles is termed as Tyndall effect. The scattering of the illumination of path of beam of light due to the scattering of light by the colloidal particles is termed as Tyndall effect. जब Tyndall effect होता है, there is a formation of cone, there is a formation of bright cone of light. जो ये bright cone of light है, bright cone of light, bright cone of light is called as Tyndall cone, is called as Tyndall cone. Tyndall cone. Now what will be the conditions for this Tyndall effect? जो एक conditions for Tyndall effect है, it was asked in NEET 2019. Conditions for Tyndall effect. So हम अब लिखेंगे the conditions for Tyndall effect. This is the definition. जो beam of light होता है, that is the path of beam of light, it is illuminated due to the
scattering of light by the colloidal particles. This illumination of path of beam of light by the due to the scattering of light by the colloidal particles, scattering of light by the colloidal particles, that is termed as Tyndall effect. Now, जो ये bright cone of light है, it is termed as Tyndall cone. Now, another point is the conditions of conditions. इसके लिए क्या conditions है? First condition, जो colloidal particles होते हैं, colloidal particles, इनकी जो diameter है, that should not be much smaller than the wavelength of light user. जो हम light use करते हैं, उसकी जो wavelength होगी, wavelength, जब आप इसको कंपेयर करेंगे with the diameter of colloidal particle, the diameter of colloidal particles should not be much smaller or much less than wavelength of light user. Second, जो हमारे पास dispersed phase और dispersion medium है, the refractive index of dispersed phase and dispersion medium should be well differentiated. That means जो dispersed phase और dispersion medium का जो refractive index है, they should differ from one another. So the first point is conditions. Condition के लिए जो first point है, that is the diameter of colloidal particles. The diameter of colloidal particles. यहाँ आप directly लिख सकते थे size of colloidal particles. The diameter of colloidal particles. The diameter of colloidal particles should not be much smaller. The diameter of colloidal particles should not be much smaller than the wavelength of light user. This is very important. Then the wavelength of light user. The diameter of colloidal particles should not be much smaller than the wavelength of light user. The diameter of colloidal particles should not be much smaller than the wavelength of light user. The refractive index of, second जो point कहा था, the refractive index of dispersed phase and dispersion medium. The refractive index of dispersed phase and dispersion medium. The refractive index of dispersed phase and dispersion medium should differ greatly in or largely should differ greatly in magnitude. This is the second condition. So these are the conditions of this. The diameter of colloidal particles should not be much smaller than the wavelength of light used. जो हम लाइट यूज करते हैं, इसकी जो वेवलेंथ है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे विद द डायमीटर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स का जो साइज है, इट शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. सेकंड, जो हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, इट हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज डिस्पर्स्ड फेज, अनदर इज dispersion medium. The refractive index of dispersed phase and dispersion medium should differ largely in magnitude. This is the second condition for this Tyndall effect. अब हम पढ़ेंगे application of Tyndall effect. Application of Tyndall effect. जो इसकी first application है, that is, इससे आप distinguish कर सकते हैं whether solution is a true solution or it is a colloidal solution. So another point is the applications. जो first application है, first application is the Tyndall effect is used to distinguish between, it is used to distinguish between colloidal solution and true solution. It is used to distinguish between colloidal solution and true solution. Second जो point है, it is जो ultra microscope होता है, it is works on the principle of Tyndall effect. Ultra microscope
Ultra microscope works on the principle of Tyndall effect. Tyndall effect. These are the applications of Tyndall effect. You can add more like blue color of CKMC, that is also due to the Tyndall effect. So the definition of Tyndall effect is when the light is passed through the colloidal solution, जो path of beam of light होती है, that is illuminated when it passes through the colloidal solution. Why it illuminates? Because of scattering of light by the colloidal particles. This illumination of path of beam of light by the scattering of light by the colloidal particles, or due to the scattering of light by the colloidal particles, it is termed as Tyndall effect. Now the bright cone of light in the Tyndall effect, when you study this Tyndall effect, that is termed as Tyndall cone. Now another is the condition. What is the condition for, or the condition is for Tyndall effect? First is the जो diameter होगी, the diameter of colloidal particle, it should not be much smaller than the wavelength of light used. Second point जो है, the refractive index of dispersed phase and dispersion medium should be well differentiated or should differ largely in magnitude. Now another one is the application. इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं whether a solution is a true solution या एक colloidal solution है, and it is applied its principle is applied for the or ultra microscope. It is based on the principle of Tyndall effect. This was the second property. Another is the Brownian movement. Brownian movement. जब आप कोलोइडल सॉल्यूशन को देखेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, जो वहां पे पार्टिकल्स होंगे, दिस पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सिव फेज, they are in continuous random motion or they show the zigzag movement. Because of this zigzag movement, it maintains the stability of colloidal solution. It maintains the stability of colloidal solution. जो इस zigzag movement है, zigzag movement of colloidal particles in the colloidal solution, that is termed as Brownian movement. Thus जो Brownian movement है, it is the zigzag movement or zigzag motion of colloidal particles in the colloidal solution. That will be termed as the Brownian movement. Another important point, जो Brownian movement होता है, it is independent upon the nature of particles. It is independent upon the nature of particles and it depends upon the size of particle. अगर हमारे पास जो colloidal solution है, अगर इसका साइज कम होगा, इसकी Brownian movement ज्यादा होगी. अगर इसका साइज ज्यादा होगा, इसकी जो Brownian movement है, that will be less. That means जो Brownian movement है, it is inversely proportional to the size of colloidal particles. This is the first. Second, it depends upon the viscosity of the medium or viscosity of the solution. जो हमारे पास solution है, अगर इसकी viscosity ज्यादा होगी, जो Brownian movement है, that will be less. Second point, अगर जो हमारे पास solution है, इसका जो viscosity है, if it is viscosity is less, Brownian movement will be more. Thus जो Brownian movement है, it is inversely proportional to the size of particle. It is inversely proportional to the viscosity of the medium. So another point is the Brownian movement, the zigzag movement of colloidal particle in the colloidal solution. The zigzag movement of colloidal particles. The zigzag movement of colloidal particles. Colloidal particles की जो zigzag movement है in the colloidal solution. In the colloidal solution, the zigzag movement of colloidal particle in the colloidal solution, इसको कहते हैं Brownian movement. Is termed as Brownian movement. Is termed as Brownian movement. Another important point, जो Brownian movement है, it is responsible for the stability of colloidal solution. It is responsible for the stability of the colloidal solution. Second, Brownian movement जो है, it is independent on nature of particles.
इट इज इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स पे ये डिपेंड नहीं है। थर्ड पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी, viscosity of solution and size of particles, size of particles. This is important. Brownian movement is simply the zigzag movement of colloidal particles in the colloidal solution. It is termed as Brownian movement. Now जो Brownian movement है, it is independent upon the nature of particles. It depends upon the viscosity of the solution. It depends upon the size of colloidal particles. Now जो Brownian movement है, Brownian movement, it is inversely proportional to the size of colloidal particle. It is inversely proportional to the size of colloidal particle. Inversely proportional to the size of colloidal particle. Second, जो Brownian movement है, this is the first point. Brownian movement, it is inversely proportional to the viscosity of solution. These are the 2 points. जो Brownian movement है, it is inversely proportional to the size of colloidal particle. It is inversely proportional to the viscosity of solution. अगला जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द लेक्चर नंबर 11। व्हाट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। जब हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन के पास एक चार्ज होता है, आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्जड और दे आर नेगेटिवली चार्जड। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द चार्ज, जो सारी कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे इनका चार्ज सेम होता है। दैट मीन्स आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्जड or they are negatively charged. Point number second, जो charge on the colloidal particles होता है, it is responsible for the stability of colloid. How it is responsible for the stability of colloid? Because जब ये particles एक दूसरे के close आएंगे, because of their similar charge, they will repel one another. जब ये repel करेंगे, that means they will not combine with one another to form the aggregate, or they will not combine with one another to form the precipitate. Thus जो चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स होता है, चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड्स, बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कोलैप्सिंग और इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म द प्रेसिपिटेट। दिस इज द पॉइंट नंबर सेकंड। अब जो हमारे पास कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, हाउ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आर फॉर्म्ड। सपोज अगर हम कंबाइन करेंगे AgNO3 प्लस Ki, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। पहले वाले में हम AgNO3 को लेंगे इन एक्सेस, दोनों में जो कोलोइडल पार्टिकल्स बनते हैं दैट इज AgI, इट इज द कोलोइडल पार्टिकल। नाउ जब हम ऐड करेंगे दिस इन एक्सेस, यहां पे Ag पॉजिटिव जो होंगे इट विल बी प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, सो यहां पे आएगा Ag पॉजिटिव। ये कोलोइडल पार्टिकल है, इस पे आएगा Ag पॉजिटिव, दस ये जो कोलोइडल पार्टिकल है इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, यहां से बनेगा एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल। अगर हम इसको एक्सेस में ऐड करेंगे, सपोज वी आर एडिंग Ki इन एक्सेस, यहां पे जो कोलोइडल पार्टिकल बनेगा इट विल बी अगेन AgI, बट यहां पे जो I नेगेटिव है इट विल बी प्रेजेंट इन एक्सेस। एज अ रिजल्ट यहां पे जो दिस इज द कोलोइडल पार्टिकल, दिस इज द चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल्स, यहां से बनेगा एक नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल। नाउ जो ये Ag पॉजिटिव है, इट विल अट्रैक्ट द काउंटर आयन, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट विल अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट विल अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। जो Ag पॉजिटिव है इट विल अट्रैक्ट I नेगेटिव टुवर्ड्स इट, और यहां से जो I नेगेटिव है इट विल अट्रैक्ट K पॉजिटिव, it will attract K positive. Now see this,
ये कोलेटल पार्टिकल है, these are the ions absorbed on this surface of colloidal particle. ये फिर अट्रैक्ट करेंगे इट इज काउंटर आयंस को। जो ये लेयर है आई नेगेटिव की लेयर, इट इज टर्म्ड एज कंपैक्ट लेयर, इट इज टर्म्ड एज कंपैक्ट लेयर। और ये जो लेयर है के पॉजिटिव की, इट इज टर्म्ड एज डिफ्यूज्ड लेयर, डिफ्यूज्ड लेयर। So this is the positively charged, negatively charged colloidal solution, and this forms the compact layer, this forms the diffused layer. जब इन दोनों लेयर्स को हम कंबाइन करेंगे, it is termed as Helmholtz double layer. Helmholtz double layer. It is the Helmholtz double layer. There is a separation of charge. That means there is positive charge, there is negative charge. जो यहां पे पोटेंशियल डेवलप होगा बिटवीन दिस कंपैक्ट लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर, दैट इज टर्म्ड एज जीटा पोटेंशियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टर्म्ड एज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। जो ये जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, अगर आप इंक्रीज करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, जो ये पोटेंशियल है इट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन दिस पोटेंशियल। ये जो कोलेटल पार्टिकल्स होंगे, कोलेटल पार्टिकल्स दे विल कंबाइन विद वन अनदर एंड फॉर्म द प्रेसिपिटेट। दैट मींस जीटा पोटेंशियल जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। दिस पॉइंट वाज आस्क्ड इन नीट 2020। जो हेल्महोल्ट्ज जीटा पोटेंशियल है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जब हम इसको मेजर करते हैं, दैट मीन्स वी नो बाय मेजरिंग जीटा पोटेंशियल वी कैन नो द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलेटल पार्टिकल्स। दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2020। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोलेटल पार्टिकल्स, जब कोलेटल पार्टिकल्स बनते हैं, इन पे जो फर्स्ट लेयर है दैट इज टर्म्ड एज कंपैक्ट लेयर, और जो दूसरी लेयर बन जाती है दैट इज टर्म्ड एज डिफ्यूज्ड लेयर। जब हम इन दोनों लेयर को कंबाइन करते हैं, इट विल फॉर्म द हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। बिटवीन दिस कंपैक्ट लेयर एंड डिफ्यूज लेयर देयर इज पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल इज टर्म्ड एज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलेटल सॉल्यूशंस। ये हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आज का जो टॉपिक था दैट वाज द कोलेटल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलेटल सॉल्यूशंस। इसमें पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो हम सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, दे डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इज इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारे पास कोलेटल पार्टिकल्स होते हैं, कोलेटल पार्टिकल्स दे आर द एग्रीगेट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दैट मीन्स अगर हम कंपेयर करेंगे ट्रू सॉल्यूशन और एक कोलेटल सॉल्यूशन को एट द सेम कंसंट्रेशन, कोलेटल पार्टिकल्स में बहुत सारे पार्टिकल एग्रीगेट होके एक पार्टिकल बनाते हैं। एज ए रिजल्ट ओवरऑल अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिक्रीज एज कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन एट द सेम कंसंट्रेशन। दस जो कोलेटल प्रॉपर्टीज होगी फॉर द कोलेटल सॉल्यूशन इट विल बी लेस जब आप हम इसको कंपेयर करेंगे विद द ट्रू सॉल्यूशन। सेकेंड प्रॉपर्टी वाज द that is termed as the Brownian movement, और second was the Tyndall effect। जब हम लाइट पास करते हैं थ्रू द कोलेटल सॉल्यूशन, जो कोलेटल पार्टिकल्स होते हैं दे स्कैटर दिस लाइट। बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलेटल पार्टिकल्स, जो पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट है इट इज इल्यूमिनेटेड। दिस इल्यूमिनेशन ऑफ पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट by the colloidal solution due to the scattering of light by the colloidal particles is termed as Tyndall effect। वहां पे लाइट का एक कोन बन जाता है दैट इज टर्म्ड एज Tyndall कोन। सेकंड वाज द कंडीशंस फॉर Tyndall effect। फर्स्ट इज जो डायमीटर होगी ऑफ दिस कोलोइडल पार्टिकल दैट शुड नॉट बी मच लेस जब आप इसको कंपेयर करेंगे विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। सेकंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम जो होगा इट शुड बी वेल डिफरेंशिएटेड। फिर जो एप्लीकेशन है फॉर दिस दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश वेदर द सॉल्यूशन इज a colloidal solution or a true solution. Ultramicroscopy is based on this principle. This was the second.
इसके बाद हमने पढ़ा ब्राउनियन मूवमेंट। जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम और जिगजैग मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज टर्म्ड एज द ब्राउनियन मूवमेंट। जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड। नाउ अनदर पॉइंट अबाउट दिस ब्राउनियन मूवमेंट, it is independent upon the nature of particle, it depends upon the size of particle and is inversely proportional to size. It depends upon the viscosity of the solution and is inversely proportional to the viscosity of the solution. अब आप नीट का जो पेपर है वो that was totally based on NCERT। जो न्यूमेरिकल्स आए थे वहां से कुछ न्यूमेरिकल्स आए थे फ्रॉम दिस आयनिक इक्विलिब्रियम से एक आया था दैट इज सॉल्व्ड इन द टेक्स्ट बुक। 12th पोर्शन के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था दैट इज इन द एक्सरसाइज। जो मैंने हाइड्रोजन पढ़ाया था फॉर दिस 11th क्लास लेक्चर नंबर 3 पर वहां पे हमने H2O2 पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। वहां पे मैंने लिखा था जो H2O2 है इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज ओपन बुक टाइप और वी कैन से इट इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। दैट वाज आल्सो आस्क्ड इन दिस नीट 2020। जो बायोमॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स में मैंने पढ़ाया था, सॉरी पॉलीमर केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था दिस नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के लिए जो मोनोमर है दैट इज सिस आइसोप्रीन, दैट वाज आल्सो आस्क्ड इन द जेई सॉरी नीट 2020। बाकी आप चेक कर सकते हैं फ्रॉम द पेपर।